WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे आप लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि इस तरह के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा। आपके सिविल सर्विस एग्जाम में, स्टेट पीसीएस एग्जाम में, वनडे एग्जाम होते रहते हैं जो एसएससी, बैंक, रेलवे, शिक्षक भर्तियाँ आप देखते हैं कि एसआई, दरोगा, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी के लिए इनमें हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग WHO के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एक सामान्य जानकारी देख लेंगे और WHO का उद्देश्य क्या है, इसके काम क्या है, उस पर भी बात करेंगे और इसका संचालन कैसे होता है। और विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में सुना होगा, उस पर भी बात करेंगे। इसका सचिवालय देख लेंगे और वैश्विक योगदान क्या है इसका, ऐतिहासिक यात्रा किस तरह की रही है, इसके द्वारा कुछ अन्य प्रयास किए गए उसे भी देखेंगे। और WHO और भारत के संबंध भी देखेंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी जानेंगे। और भारत में WHO के द्वारा जो स्वास्थ्य संबंधी प्रयास किए गए उन्हें भी देखेंगे। भारत द्वारा सुझाए गए सुधार क्या है WHO के लिए, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसमें सबसे पहले आप लोग इसकी स्थापना की डेट याद रखिएगा, 7 अप्रैल 1948। और इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ आप जाएंगे स्विट्जरलैंड, तो यहाँ आप लोगों को स्विट्जरलैंड देखने को मिल जाएगा, ये स्विट्जरलैंड, और यहाँ आपको जेनेवा देखने को मिल जाएगा। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में की गई थी। और यूएन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पहले। तो जो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसमें सभी क्लासें आपको मिल जाएगी। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएसए में देखने को मिलेगा। इसका मुख्यालय आप लोगों को बता चुका हूँ, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं। 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी आपको देखने को मिलेंगे। यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से कार्य करता है। और WHO वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देता है और विभिन्न मानदंड एवं मानक निर्धारित करता है। और साथ ही WHO साक्ष्य आधारित नीति विकल्पों को स्पष्ट करता है और देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी व मूल्यांकन भी करता है। और WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य करना प्रारंभ किया था। और वर्तमान में आप देखते हैं कि 7 अप्रैल को आप लोग प्रति वर्ष यानी कि हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। कब? 7 अप्रैल को। अगर हम लोग WHO के कार्य उद्देश्यों की बात करें तो आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशक एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना इसका काम है, उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष एजेंसियों, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूहों और ऐसे अन्य संगठनों जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी हैं के साथ प्रभावी सहयोग स्थापित करना और उसे बनाए रखना। सरकारों के अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करना भी इसका काम है। और ऐसे वैज्ञानिक और पेशेवर समूहों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना जो स्वास्थ्य प्रगति के क्षेत्र में योगदान करते हैं, ये भी इसका उद्देश्य है। अगर हम लोग WHO के संचालन की बात करें तो WHO का संचालन निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। इसमें आप देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, विश्व स्वास्थ्य सभा देखने को मिलेगी। और विश्व स्वास्थ्य सभा सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों से बनी होती है और प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व अधिकतम 3 प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है और जिनमें से किसी एक को मुख्य प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है। और इन प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी तकनीकी क्षमता के आधार पर सबसे योग्य व्यक्तियों में से चुना जाता है, क्योंकि ये सदस्य राष्ट्र के
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन का अधिमान प्रतिनिधित्व करते हैं। और विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक नियमित वार्षिक सत्र और कभी कभी आप देखिए विशेष सत्रों में भी आयोजित की जाती है। और यह डब्ल्यूएचओ के मुख्यालय यानी कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किया गया विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडा इस सभा का फोकस बना हुआ है। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से वर्ष 2022 की विधानसभा पहली व्यक्तिगत सभा है। और मई 2022 में आप देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां सत्र आयोजित किया था। और विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्य अगर आप लोग देखें इसके कामों को, तो विश्व स्वास्थ्य सभा डब्ल्यूएचओ की नीतियों का निर्धारण करती है और यह संगठन की वित्तीय नीतियों की निगरानी करती है एवं बजट की समीक्षा और अनुमोदन भी करती है। यह डब्ल्यूएचओ तथा संयुक्त राष्ट्र के मध्य होने वाले किसी भी समझौते के संदर्भ में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को रिपोर्ट भी करता है। अगर हम लोग डब्ल्यूएचओ के सचिवालय की बात करें तो सचिवालय में आप देखिए महानिदेशक और ऐसे तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारी शामिल किए जाते हैं जिनकी संगठन के लिए आवश्यक माना जाता है। और विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप बोर्ड द्वारा नामांकन के आधार पर विश्व स्वास्थ्य सभा के महानिदेशक की नियुक्ति की जाती है। इसके सदस्यता एवं सह सदस्यता की बात करें अगर हम लोग, तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं और ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रीय समूह जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं है उन्हें स्वास्थ्य सभा द्वारा सह सदस्यों के रूप में नामित किया जा सकता है। अगर हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक योगदान देखें तो इसमें आप देखते हैं कि देशीय कार्यालय, तो ये संबंधित देश की सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच प्राथमिक संपर्क बिंदु होते हैं और ये स्वास्थ्य मामलों पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ साथ प्रासंगिक वैश्विक मानकों और दिशा निर्देशों को साझा करते हैं एवं सरकार के अनुरोधों तथा आवश्यक मांगों को डब्ल्यूएचओ के अन्य स्तरों तक पहुंचाते हैं। और ये देश के बाहर किसी बीमारी के फैलने के बारे में मेजबान सरकार को सूचित करते हैं और उसके साथ मिलकर कार्य भी करते हैं। और ये देश में स्थित अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के कार्यालयों को सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सलाह एवं मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। और आप देखिए सरकारों के अतिरिक्त डब्ल्यूएचओ स्वयं भी अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, प्रदाताओं, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के साथ समन्वय स्थापित करता है। और डब्ल्यूएचओ के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यों से सभी देश लाभान्वित होते हैं और जिसमें सर्वाधिक विकसित देश भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए चेचक का वैश्विक उन्मूलन हो गया, क्षय रोग को नियंत्रित करने के बेहतर एवं सस्ते तरीकों का प्रसार आदि। और डब्ल्यूएचओ का मानना है कि टीकाकरण से बचपन के 6 प्रमुख संक्रामक रोगों, डिप्थीरिया हो गया, खसरा हो गया, पोलियो माइलाइटिस, टेटनस, क्षय रोग एवं काली खांसी की रोकथाम होती है। और टीकाकरण उन सभी बच्चों के लिए उपलब्ध होना चाहिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। डब्ल्यूएचओ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सहयोग से सभी बच्चों के लिए प्रभावी टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु एक विश्वव्यापी अभियान का नेतृत्व भी कर रहा है। और अगर हम लोग डब्ल्यूएचओ की ऐतिहासिक यात्रा की बात करें तो आप देखिए डब्ल्यूएचओ ने अपनी स्थापना के पहले दशक यानी कि 1948 से 1958 के दौरान विकासशील देशों के लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट संक्रामक रोगों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया। वर्ष 1958 से 1968 की अवधि में अफ्रीका में कई उपनिवेश स्वतंत्र हुए जो बाद में संगठन के सदस्य भी बन गए। और डब्ल्यूएचओ ने 1960 के दशक में विश्व रासायनिक उद्योग के साथ मिलकर कार्य किया ताकि ओनोकोसिरियसिस, रिवर विलाइनेस और आप देखिए सिस्टोसोमियासिस के रोग वाहक से लड़ने के लिए नए कीटनाशक विकसित किए जा सकें। बीमारियों एवं मृत्यु के कारणों की नाम पद्धति का वैश्विक मानकीकरण करना अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संचार में डब्ल्यूएचओ का महत्वपूर्ण योगदान भी था। और डब्ल्यूएचओ की स्थापना के तीसरे दशक यानी कि 1968 से 78 में विश्व में चेचक उन्मूलन के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त हुई थी। और वर्ष 1968 तक 31 देशों में चेचक स्थानिक रोग था और इससे लगभग आप देखिए 10 से 15 मिलियन लोग प्रभावित थे। और सभी प्रभावित देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीम द्वारा इस विषय पर काम किया गया था और जिसका डब्ल्यूएचओ ने नेतृत्व एवं समन्वय किया।
और इस विशाल अभियान से वैश्विक स्तर पर बच्चों को प्रभावित करने वाले 6 रोगों, डिप्थीरिया हो गया, टिटनेस हो गई, काली खांसी, खसरा, पोलियो माइलाइटिस, 6 रोग के प्रति टीकाकरण BCG वैक्सीन के साथ का विस्तार किया गया। और आप देखिए राजनीतिक कारणों से लंबे असमंजस के बाद इस अवधि में WHO ने संपूर्ण विश्व में मानव प्रजनन पर अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देकर परिवार नियोजन के क्षेत्र में प्रवेश किया। मलेरिया एवं कुष्ठ रोग के नियंत्रण के लिए भी नए प्रयास किए गए। और WHO की स्थापना के चौथे दशक यानी कि 1978 से 88 की शुरुआत में WHO और यूनिसेफ के एक बेहद वैश्विक सम्मेलन द्वारा हुई। और यह सम्मेलन सोवियत संघ के एशियाई हिस्से में स्थित एक शहर अल्मा आता में आयोजित किया गया था। अल्मा आता सम्मेलन में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, निवारक एवं उपचारात्मक उपायों के महत्व पर बल दिया गया। और इस सम्मेलन में सामुदायिक भागीदारी पर बल देना, उपयुक्त तकनीकी एवं अंतर क्षेत्रीय सहयोग करना आदि विश्व स्वास्थ्य नीति के केंद्रीय स्तंभ बन गए। और WHO की स्थापना के 30 वर्षों के उपरांत 134 सदस्य राष्ट्रों ने समान प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की और इसके धैर्य वाक्य सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल में सन्निहित है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1980 में सभी के लिए सुरक्षित पेयजल एवं पर्याप्त उत्सर्जन निपटान के प्रावधान हेतु की गई अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक 1981 से 90 की घोषणा WHO द्वारा समर्थित। और इस अवधि में आप देखिए प्रत्येक देश को वैश्विक बाजारों में बेचने वाले हजारों ब्रांड के उत्पादों के बजाय सभी सार्वजनिक सुविधाओं में उपयोग के लिए आवश्यक दवाओं की एक सूची विकसित करने के लिए उत्साहित किया गया था। या आप देखिए ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी द्वारा संपूर्ण विश्व में शिशुओं में होने वाली डायरिया नामक बीमारी पर नियंत्रण एक और बड़ी सफलता थी, जो बहुत ही सरल सिद्धांतों पर आधारित थी। और वर्ष 1995 में नेटवर्क देखिए 1995 में कांगो में एबोला वायरस का प्रकोप, जिससे WHO 3 महीने तक अनभिज्ञ रहा, ने वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी एवं अधिसूचना प्रणालियों की एक चौंकाने वाली कमी का खुलासा किया। और वर्ष 1997 में WHO ने कनाडा के साथ मिलकर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस नेटवर्क को सभी जगह प्रसारित किया, और जिसने संभावित महामारियों की सूचना देने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करने हेतु इंटरनेट तकनीक का लाभ उठाया। और WHO ने वर्ष 2000 में आप देखते हैं कि GPHIN को ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट रिस्पांस नेटवर्क के साथ घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए जोड़ दिया। और आप देखें GOARN ने 120 नेटवर्क एवं संस्थानों को किसी भी संकट के प्रति तीव्र कार्रवाई करने के उद्देश्य से डेटा प्रयोगशालाओं, कौशल एवं अनुभव के साथ जोड़ दिया है। अगर हम लोग WHO द्वारा किए गए अन्य प्रयास देखें तो WHO ने कैंसर से निपटने के लिए भी अपने प्रयासों में वृद्धि की है, जो समृद्ध राष्ट्रों की तरह ही अब विकासशील देशों में भी मौतों का कारण बन रहा है। ये तंबाकू पुरुषों एवं महिलाओं दोनों की होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण भी है। और देखते हैं तंबाकू पर आप लोग देखते हैं कि चेतावनी रहती है, फिर भी लोग खाते रहते हैं। इन मौतों को रोकने के लिए आप देखिए WHO द्वारा प्रत्येक देश में तंबाकू के सेवन को प्रतिबंधित करने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। एड्स की विश्वव्यापी महामारी ने इस घातक यौन संचारित वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बढ़ते वैश्विक प्रयासों के बीच WHO के लिए एक और चुनौती पेश की है। WHO HIV पीड़ितों के स्वयं परीक्षण की सुविधा पर कार्य कर रहा है, ताकि HIV पीड़ित अधिक लोगों को उनकी स्थिति का पता चल सके और वे सही उपचार प्राप्त कर सकें। और आप देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 2021 में कोविड-19 को महामारी के रूप में वर्णित किया। भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए इसे, तो भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना और WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। और जिस संगठन में भारत शामिल है उसके बारे में तो आपको जरूर पढ़ना है। भारत में आप देखिए WHO द्वारा किए गए स्वास्थ्य संबंधी प्रयास, इसमें चेचक देख लीजिए। 1967 में भारत में दर्ज किए गए चेचक के मामलों की कुल संख्या विश्व के कुल मामलों की लगभग आप देखिए 65% थी। और इनमें से आप देखिए 26,225 मामलों में रोगी की मृत्यु हो गई। और इस घटना ने भविष्य में होने वाले अथक संघर्ष की विकट तस्वीर प्रस्तुत की।
और वर्ष 1967 में डब्ल्यूएचओ ने गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया और डब्ल्यूएचओ और भारत सरकार के समन्वित प्रयास से वर्ष 1977 में चेचक का उन्मूलन किया गया। पोलियो की बात करें तो आप देखिए विश्व बैंक की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से डब्ल्यूएचओ द्वारा वर्ष 1988 में प्रारंभ की गई वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल के संदर्भ में भारत ने पोलियो रोग के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की। पोलियो अभियान 2012 भारत सरकार ने यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल और रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्रों की साझेदारी से 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो से बचाव हेतु टीका लगवाने की आवश्यकता के बारे में सार्वभौमिक जागरूकता में योगदान दिया। और इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2014 में भारत को एंडेमिक देशों की सूची से बाहर रखा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, जहां उन्होंने डब्ल्यूएचओ को सुधारों पर जोर भी दिया था। अब देखिए भारत द्वारा सुझाए गए सुधार क्या है इसमें, ये जरूर देखिए। अंतर्राष्ट्रीय चिंता संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषणा प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना, यानी कि आप देखते हैं कि PHEIC की घोषणा करने के लिए स्पष्ट मानदंडों के साथ वस्तुनिष्ठ मानदंड तैयार करने की आवश्यकता है। घोषणा प्रक्रिया में पारदर्शिता और तत्परता पर जोर दिया जाना चाहिए। ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जो आप देखिए गंभीर, अचानक, असामान्य या फिर अप्रत्याशित हो और प्रभावित राज्य की राष्ट्रीय सीमा से परे सार्वजनिक स्वास्थ्य के निहितार्थ हो और जिसमें तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता हो। इसके वित्त पोषण की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों के लिए अधिकांश वित्त पोषण अतिरिक्त बजटीय योगदान से आता है जो स्वैच्छिक प्रकृति के होते हैं और इन्हें सामान्य रूप से निर्धारित किया जाता है और डब्ल्यूएचओ को इन फंडों के उपयोग में बहुत कम लचीलापन प्राप्त है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अतिरिक्त बजटीय या फिर स्वैच्छिक योगदान की आवश्यकता कहाँ सबसे अधिक है और डब्ल्यूएचओ के पास उन क्षेत्रों में इसके उपयोग के लिए आवश्यक लचीलापन है। डब्ल्यूएचओ के नियमित बजट को बढ़ाने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि विकासशील देशों पर भारी वित्तीय बोझ आरोपित किए बिना डब्ल्यूएचओ की अधिकांश मुख्य गतिविधियों को इससे वित्त पोषित किया जा सके। और वित्त पोषण तंत्र और जवाबदेही ढांचे की पारदर्शिता सुनिश्चित करना एक ऐसा कोई सहयोगी तंत्र नहीं है जिसमें सदस्य राज्यों के परामर्श से वास्तविक परियोजनाओं और गतिविधियों पर आप देखेंगे गतिविधियों पर निर्णय लिया जाता है तथा वित्तीय मूल्य एवं सदस्य राज्यों की प्राथमिकताओं के अनुसार आप देखिए परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं या उनमें हो रही असामान्य देरी के संबंध में ना ही कोई समीक्षा होती है। और मजबूत और सुरक्षित वित्तीय जवाबदेही ढांचे की स्थापना से वित्तीय प्रवाह में अखंडता बनाए रखने में मदद मिलेगी और बढ़ी हुई जवाबदेही को देखते हुए डेटा रिपोर्टिंग और वित्त के वितरण के संबंध में उचित आप देखते हैं कि पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने की भी आवश्यकता है। और डब्ल्यूएचओ और आप देखिए सदस्य राज्यों की प्रतिक्रिया क्षमता में वृद्धि IHR 2005 के कार्यान्वयन ने सदस्य राज्यों के बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे में महत्वपूर्ण कमियों को उजागर किया है। यह कोविड-19 महामारी से निपटने में उनकी क्षमता को देखते हुए अधिक स्पष्ट हो गया है और यह आवश्यक है कि डब्ल्यूएचओ द्वारा अपने सामान्य कार्यों के तहत की जाने वाली कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों में IHR 2005 के तहत उन आवश्यक सदस्य राज्यों में क्षमता निर्माण को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां सदस्य राज्यों द्वारा की गई IHR 2005 पर 100 रिपोर्टिंग के आधार पर कमी पाई जाती है। और डब्ल्यूएचओ के प्रशासनिक ढांचे में सुधार की बात भी होती रहती है। एक तकनीकी संगठन होने के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन में अधिकांश कार्य स्वतंत्र विशेषज्ञों से बनी तकनीकी समितियों द्वारा किए जाते हैं और साथ ही आप देखिए इसके अलावा बीमारी के प्रकोप से जुड़े बढ़ते जोखिमों को देखते हुए डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य आपात स्थिति कार्यक्रम के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार स्वतंत्र और निरीक्षक और सलाहकार समिति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। और डब्ल्यूएचओ से मिलने वाली तकनीकी सलाह और सिफारिश के आधार पर कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्यों के लिए डब्ल्यूएचओ के कामकाज में सदस्य राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है और सदस्य राज्यों द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने हेतु कार्यकारी बोर्ड की स्थायी समिति जैसे विशिष्ट तंत्रों को मजबूत करने की आवश्यकता भी है। और IHR के कार्यान्वयन में सुधार की बात होती रहती है।
अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन 2005 के तहत 100 रिपोर्टिंग सदस्य राज्यों का एक दायित्व है और यह IHR के कार्यान्वयन की समीक्षा स्वैच्छिक है। IHR 2005 एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानून समझौते का प्रतिनिधित्व करता है और जिसमें आप देखिए WHO के सभी सदस्य राज्यों सहित विश्व भर के 196 देश शामिल हैं। और इन विनियमों का उद्देश्य गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों, जिनमें आप देखिए एक देश से दूसरे देश में प्रसारित होने तथा मानव जाति के समक्ष जोखिम उत्पन्न करने की संभावना हो, को रोकने और उन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद करना है। और IHR कार्यान्वयन की समीक्षा स्वैच्छिक आधार पर जारी रहनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करना भी महत्वपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को विकासशील देशों की उन क्षेत्रों में सहायता हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए जिनकी पहचान IHR के क्रियान्वयन में आवश्यक क्षमता की कमी वाले क्षेत्र के रूप में की गई। और देखिए इसमें चिकित्सीय सुविधाओं, टीके और निदान तक पहुंच की बात भी होती रहती है। यह महसूस किया गया है कि दोहा घोषणा के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ट्रिप्स समझौते में प्रदान की गई छूट कोविड-19 महामारी जैसे संकटों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। तो उसी की बात हो रही है। संक्रामक रोगों और महामारी के प्रबंधन हेतु वैश्विक ढांचे के निर्माण की बात भी होती रहती है। यह आवश्यक हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों, अवसंरचनात्मक तैयारी, मानव संसाधनों, परीक्षण तथा एवं निगरानी प्रणाली जैसी प्रासंगिक स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमताओं के संदर्भ में सदस्य राज्यों का समर्थन किया जाए तथा इस संदर्भ में एक निगरानी तंत्र की स्थापना की जाए। महामारी की संभावना वाले संक्रामक रोगों के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया के संदर्भ में देशों की क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए और जिसमें प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य पर मार्गदर्शन तथा स्वास्थ्य आपात के लिए आर्थिक उपायों पर एक बहु विषयक दृष्टिकोण, जिसमें आप देखिए स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक विज्ञान के साथ साथ सामाजिक विज्ञान भी शामिल है, का समावेश हो। और महामारी प्रबंधन हेतु वैश्विक भागीदारी की आवश्यकता। नए इन्फ्लुएंजा विषाणुओं के कारण मानव जाति में रोगों के अत्यधिक प्रसार के जोखिम की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है और ऐसे में वैश्विक समुदाय द्वारा तत्काल इस समस्या के समाधान हेतु साहसिक प्रयास किए जाने और हमारे स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में सतर्कता और तैयारियां सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। और वैश्विक आप देखते हैं कि महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया संबंधी क्षमताओं में सुधार तथा भविष्य में ऐसी किसी भी महामारी का सामना करने की क्षमता, हमारी क्षमता को मजबूती प्रदान करना वैश्विक भागीदारी का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। तो इतनी जानकारी मुझे लगता है कि WHO के बारे में रखिएगा अपने पास। अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उसका आंसर आप लोग जरूर दे पाएंगे। और किसी संस्था के बारे में जानने की दिलचस्पी हो तो उसका नाम आप लोग नीचे बता सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है।